प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में हम संवाद कर रहे थे कुछ विषयों पर जो पर्यावरणीय तत्व व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स अथवा राजनीतिक एवं कानूनी कारक जो व्यवसाय को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उसी क्रम में हम भारतीय संविधान की चर्चा कर चुके हैं। संविधान के कुछ विशेष जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसकी चर्चा हम आज के इस कालखंड में करने जा रहे हैं। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन सी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपने अपने स्तर पर कार्य को कर रही है और संविधान की जो मूल धारणा है उसको क्रियान्वित करने का कार्य कर रही है। उन का ज्ञान प्राप्त करके व्यवसाय प्रशासन के जो छात्र हैं वे अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और साथ ही जो उनके व्यवसाय है उसमें यदि उनमें से किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का इंटरसेक्शन होता हो तो उसको भी समझ सकते हैं। इसी के साथ अब हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद जो राज्यों का गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, केंद्र का गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमने समझने का प्रयास किया। अब हम राज्यों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे जिसमें तीन मुख्य आधारभूत स्तंभ है। पहला है स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य कार्यकारिणी, दूसरा है राज्य विधायिका और तीसरा है राज्य न्यायपालिका। ये किस तरह से कार्य करती है, किस प्रकार ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है और इनके क्या बिजनेस इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इन विषयों पर हम एक-एक करके प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, महत्वपूर्ण जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वे कौन-कौन सी हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक-एक करके इन सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इसको हम संक्षेप में समझेंगे और उसके बाद कुछ संस्थाओं के रूप में थोड़ा-सा विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली जो संस्था है वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं वे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है इनके चुनाव की जनप्रतिनिधियों के, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, इस तरह के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वे सब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और फिर वे हमारे कार्यों को और जो उन्होंने हमसे वायदा किया है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस तो इस तरह से उनकी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया का नियोजन और नियोजन से लेकर नियंत्रण तक की सारी कार्यप्रणाली का जो संचालन करते हैं वह संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। इसका हम संक्षिप्त विस्तार आगे देखेंगे। ठीक इसी तरह से अगली जो संस्था है वह है यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रांसफर एंड पोस्टिंग से रिलेटेड जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, इनके जो चयन और इनके ट्रेनिंग और स्थानांतरण आदि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो यूपीएससी करती है। ठीक इसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। हर राज्य की अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश में इसको यूपीपीसीएस के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में इसको एमपीपीएससी, महाराष्ट्र में एमएचएससी। इस तरह से हर राज्य की अपनी सर्विस कमीशन होती है जो कि राज्य के लिए अधिकारियों के चयन, उनके स्थानांतरण और प्रमोशन आदि के कार्यों को देखती है। ठीक इसी तरह से अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि वित्तीय निर्णय, देश के लिए जो भी वित्तीय निर्णय लिए जाने हैं उस पर मूल रूप से इसका फोकस होता है।
ठीक इसी तरह से जो अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अभी हाल ही में वर्ष 2017 में ये फॉर्म में आई, जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल अथवा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये वो परिषद है जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड जितने भी पॉलिसी इश्यूज है उसको बनाती है और उसका नियमन करती है। ठीक इसी तरह से जो हमारे देश में कुछ विशेष कैटेगरीज को विशेष दर्जा दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, जिसमें हमारे शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इन तीनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का गठन किया गया है। ये तीनों ही बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते एक विशेष पावर रखती है, उनकी एक विशेष अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए वे समय समय पर अपने कार्यों को करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है NCSC, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इससे संबंधित जितने भी इश्यूज है उसका नियोजन और नियंत्रण इस कमीशन के पास होता है। किस प्रकार नियमावली बनेगी रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन आदि को लेकर, क्या उसके बायलॉज होंगे, वो उन सब पर ये बॉडी अपना कार्य करती है। ठीक इसी तरह से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जनजातियां है, उनको किस तरह से उनका नियमन हो, उनके लिए क्या प्रोविजंस किए जाए, इन सब के कार्यों को ये नेशनल NCST करती है। ठीक इसी तरह से जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए NCBC एक कमीशन है जो निर्धारण करता है। अन्य दो NCSC और NCST से कुछ ये भेद रखता है, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आदि इश्यूज होते हैं, उसका निर्धारण भी NCBC करता है और उसी की गाइडलाइन पूरे देश में फॉलो की जाती है। तो ये अगला कमीशन। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो भाषाई अल्पसंख्यक समाज है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं उर्दू, पारसी, फारसी आदि कुछ भाषाएं हैं, कुछ भारतीय भाषाएं हैं जो बड़ा ही छोटा समूह जिसको बोलचाल में अपनाता है। तो इनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान हमारे संविधान में है और वो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इसको कवर करता है। ठीक इसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या CAG यहाँ पर ये कार्य करता है, जो हमारे अकाउंट्स है और जो भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वित्तीय संस्थाओं द्वारा या गैर वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं, उनके कार्यों का लेखा जोखा महालेखा निरीक्षक इस कार्य को करता है। ठीक इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और इसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। तो इस तरह से ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब कुछ विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत प्रजातांत्रिक देश होने के नाते यहाँ जनप्रतिनिधियों का चुनाव के नियमन और नियंत्रण की सतत आवश्यकता बनी रहती है। जैसा कि हम सभी को विदित है, जनप्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो हर 5 वर्ष बाद देश में चुनाव होते हैं। उन चुनावों का नियोजन और नियमन और नियंत्रण, ये तीनों जो मुख्य कार्य है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको देखता है और ये एक तरह से उसका अधीक्षक होता है, जो उसका निर्देशन, जो सारी गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण करता है। जितने भी हमारे इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो संसदीय चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, और साथ ही साथ ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हैं, ये इन सबको सबके प्लानिंग से लेकर के नियोजन नियंत्रण तक के सारे कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। ठीक इसी तरह से और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो चुनाव हो निष्पक्ष हो और जो मतदाता है वे निर्भीक होकर वोटिंग कर सके, ऐसी स्थिति का निर्माण करना। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके किसी भी तरह के झूठे वायदे या इस तरह के करके वो जनता को बरगला ना सके आदि, उस पर पूरा नियंत्रण और नियमन करने का कार्य इलेक्शन कमीशन को करना होता है। अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 324 इसकी चर्चा करता है। 324 में इसमें आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का इस पर प्रकाश डालता है। और इसमें अगर ऑफिशियल्स की बात करें तो इसके चीफ जो मुखिया होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनके सहयोगियों के रूप में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं। और इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है या 65 वर्ष। तो जो भी इनकम्बेंट है, जो भी व्यक्ति इसके लिए दावेदार है, उसमें से वह या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा या फिर 65 वर्ष तक। इसका तात्पर्य यह है कि यदि इन दोनों में से जो पहले होगा वो माना जाएगा। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कोई 65 वर्ष की अर्हता पूरी कर लेता है तो वह उसका उस टेन्योर की समाप्ति माना जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर अधिकार और कर्तव्यों की बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो इनके पास अधीक्षा का पावर होता है, डायरेक्शन का पावर होता है, कंट्रोलिंग का पावर होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिसेस हैं उनके चुनाव की जिम्मेदारी इनके पास होती है। ठीक इसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसा कि हम सभी को विदित है, ऑडिटिंग को हम अकाउंटिंग की भाषा में अंकेक्षण भी कहते हैं। तो अंकेक्षण की जो प्रक्रिया होती है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गवर्नमेंट ऑफिसेस के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, वे पूर्ण रूप से सही है और मूल रूप से इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इसको देखते हुए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूरे देश में जो भी इस तरह के ट्रांजैक्शन है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तो ये एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो बना है और इसके तहत ये सारे कार्य होते हैं। और ये जो है इसको मैंडेट किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे शासकीय विभागों के द्वारा और शासकीय संस्थाओं के द्वारा उसका ऑडिट होना नितांत आवश्यक है। ठीक इसी तरह से ये अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना को प्रमोट करता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता सिस्टम में बनी रहे। ठीक इसी तरह से ये रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड ऑडिट रेवेन्यू कलेक्शन को ऑडिट करता है। साथ ही जो सहायता और ग्रांट्स मिलते हैं सरकार या सरकारी संस्थाओं को, उनके जो खर्च है जितने भी सेंटर और स्टेट में संस्थाएं हैं उन सब को ये ऑडिट करने का कार्य करता है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है सीएजी का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक इसी तरह जो अगली महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको हम यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि जितने भी क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स के चयन होते हैं भारत में, जो कि जो नीति निर्धारण और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन ऑफिसर्स के चयन के लिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सारे सेवाओं के लिए समूचे भारतवर्ष में ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ये सेवाएं देती है। और साथ ही साथ ये इनकी रिपोर्टिंग जो होती है, रिपोर्टिंग ऑफिसर स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। और इनका काम होता है ये सरकार को एडवाइस देते हैं कि कब कितना अपॉइंटमेंट होना है, कितने लोगों का किस प्रकार ट्रांसफर होना है, प्रमोशन किस तरह से होंगे, यदि किसी ऑफिसर पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, आदि इत्यादि कार्यों का जो नियमन और नियोजन करते हैं वो उस संस्था को हम यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं इन 2-3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की जानकारी लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बात पर, जिसमें हम सीखने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार केंद्र का अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, अपना शासन तंत्र होता है, ठीक उसी तरह से राज्यों का भी अपना शासन तंत्र होता है। और एक बार हम पुनः बताना चाहेंगे कि भारत एक संघीय देश है और यहाँ पर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, अधिकांश निर्णय संघीय ढांचे के तहत लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो एक एक उदाहरण भारत में देखने को मिलता है, वह बड़ा ही दुर्लभ है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें राज्यों का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें जो स्टेट होते हैं वो यूनियन के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसा कि हमने देखा। और यद्यपि उसमें कुछ परिवर्तन है, कुछ राज्य है जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है और उनके स्पेशल प्रोविजंस है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 370 के रिपीलिंग से पहले, उसके एब्रोगेशन से पहले जम्मू एंड कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए थे। तो इस तरह के विशेषाधिकार यदि किसी राज्य के पास यदि नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो प्रक्रिया इसमें फॉलो की जाती है, वह प्रक्रिया मूल रूप से जो केंद्र में है वही राज्यों में भी होती है। तो इसके जो 3 स्तर है या 3 स्तंभ है, हम ये कह सकते हैं, जिसमें पहला है स्टेट एग्जीक्यूटिव, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी, जिसको हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ये राज्य स्तर पर ऑपरेट करती है। अब इनके स्ट्रक्चर को एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, जो कार्यपालिका है। कार्यपालिका का कार्य जो भी लेजिस्लेचर है, जो भी नियमावली बनी है, जो कानून बने हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उसका अनुपालन कराना इसका कार्य होता है। हर राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो मूलतः इसका पार्ट होता है, जो कि हम जिनको गवर्नर या राज्यपाल के नाम से जानते हैं। साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं गवर्नर के साथ। तो ये दो मिलकर के गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हमने केंद्र में कैबिनेट कहा था, वैसे स्टेट का ये कैबिनेट होता है। तो राज्यपाल और राज्य के कैबिनेट मंत्री, ये दो मिलकर के स्टेट एग्जीक्यूटिव को निर्मित करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो गवर्नर इसके हेड होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, किंतु साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास भी अपनी एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी शक्तियां होती है। और अगर हम संख्या की बात करें तो ये जो संख्या होती है मिनिस्टर्स की इस कार्यपालिका में, उसको 15% तक लिमिट किया गया है, टोटल मेंबरशिप का 15%। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में यदि उदाहरण के लिए 100 सीटें हैं, तो जो कार्यपालिका है इसमें कुल 15% अर्थात 15 मंत्री सम्मिलित होंगे। इस तरह से इसका नियोजन किया जाता है। ठीक इसी तरह से अब हम अगले पिलर की बात करते हैं, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि यह विधायिका है, राज्य की विधायिका है, जो विधान बनाने का कार्य करती है या कानून बनाने का कार्य करती है राज्य के स्तर पर। यद्यपि जो केंद्र के कानून है और अगर वो सेंटर लिस्ट का पार्ट है, तो राज्य के ऊपर वे सारे कानून बराबर रूप से लागू होते हैं। और राज्य के विशेष, यदि कुछ स्टेट लिस्ट में कुछ विशेष प्रोविजन के तहत अगर कोई कानून राज्य बनाना चाहते हैं, तो वे उस पर अपना विशेषाधिकार रखते हैं और वे बना सकते हैं, और लेकिन वह कानून केवल उसी राज्य में एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर भी गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो राज्यपाल और जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं वो मिलकर के इसको बनाते हैं। तो कुछ राज्यों में इसके 2 हाउस देखने को मिलते हैं, सभी राज्यों में ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में, विशेष राज्यों में ये व्यवस्था है, जिसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 2 भागों में विभाजित होती है। पहला, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं, और दूसरा जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्य विधान परिषद। तो इन दोनों का जो चुनाव के तौर तरीके हैं वे थोड़े अलग अलग हैं, और ये कुछ ही राज्यों में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि इनका जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है, ये स्टेट लिस्ट से गवर्न होते हैं।
जो भी स्टेट लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में जो जो क्षेत्र इनके लिए निर्धारित हुए हैं, उन क्षेत्रों में ये अपना नियमन स्वयं कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि कुछ राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल एक साथ होते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अधिकतम 500 इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, चयनित सदस्य हो सकते हैं फ्रॉम ऑल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको जो हेड करते हैं, वो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर्स जिनका चुनाव होता है, और साथ ही इनका जो टर्म होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, विधान परिषद की बात करते हैं, तो इनका जो हेड होता है वो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। साथ ही जो इसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स भी होते हैं, और इसमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो संख्या होती है उसका 1/3 संख्या विधान परिषद में होते हैं। अगेन उदाहरण के रूप में यदि हम देखना चाहें तो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में 100 सदस्य हैं, तो मूल रूप से 33 जो संख्या होगी वो हमारे विधान परिषद में होगी। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, अंग है स्टेट गवर्नेंस का, उसको हम जुडिशरी के नाम से जानते हैं, स्टेट जुडिशरी। जैसा कि हमने केंद्र में देखा, केंद्र में सबसे सर्वोच्च जो न्याय पालिका की जो सर्वोच्च संस्था है उसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार राज्य के केस में ये संस्था हाई कोर्ट के नाम से या उच्च न्यायालय के नाम से प्रचलित है। और साथ ही साथ उच्च न्यायालय से पहले जो स्थानीय कोर्ट होते हैं, जिनको जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है, तो पहले केस वहां दर्ज होता है। उसके बाद यदि कोई चाहे तो अपनी याचिका को हायर कोर्ट, जिसमें हमारा हाई कोर्ट, और उसके बाद फिर वहां उससे आगे अगर वो अपील करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की स्वतंत्रता रखता है। तो ये राज्य का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। जुडिशियल सिस्टम, राज्य के जुडिशियल सिस्टम में सर्वोच्च संस्था है हाई कोर्ट। ठीक इसी तरह से इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है न्याय सुनिश्चित करने में, और इसका जो क्षेत्राधिकार है वह राज्य की सीमा तक सीमित होता है। साथ ही साथ कई हाई कोर्ट्स है जो प्रिंसिपल बेंच और बेंचेस विद सेपरेट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ कार्य करते हैं। और हर हाई कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होते हैं, सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनको हम चीफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ अभी हाल के केसेस की, कि क्यों हम ये सारी जानकारी प्राप्त करना है, हमें ये जानना क्यों आवश्यक है कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हमने समझे, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को, हमने संवैधानिक पहलुओं को समझने का प्रयास किया। तो इसकी समझ से अंततोगत्वा हम क्या हासिल करने वाले हैं। तो ये जो केसेस पे हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, उससे आप समझ विकसित कर पाएंगे कि इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो इसके बारे में आपने न्यूज़पेपर्स में या समाचार पत्रों में इसको पढ़ा होगा कि भारत की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो पिछले कुछ वर्षों से बेहतर होती जा रही है। तो बेहतर स्वयमेव नहीं हो रही है, इसके लिए शासकीय स्तर पर, गवर्नेंस लेवल पर प्रयास हो रहे हैं। तो उन प्रयासों के क्रम में सरकार ने कुछ विशेष प्रयास किए, चाहे वो स्किल इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात हो, या फिर मेक इन इंडिया की बात हो, और इस तरह के कई सारे नीतिगत परिवर्तन किए, जिसके माध्यम से एक ऐसे व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ जिससे कि यहाँ पर व्यवसाय करना पहले से अधिक सुगम हुआ। यद्यपि अभी हमें कई चुनौतियां पार करनी है, लेकिन पहले से स्थिति बहुत बेहतर मानी जा सकती है।
तो ईज ऑफ डूइंग में अगर भारत ने बेहतर किया है तो ये केवल और केवल केंद्र सरकार ने किया है, ऐसा नहीं है। इसमें राज्यों का सहयोग सुनिश्चित हो पाया है। इसी वजह से भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात व्यापार की सुगमता की इंडेक्स में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है और बेहतर रैंकिंग में स्थान बनाया है। और न केवल रैंकिंग में स्थान बनाया है बल्कि ग्राउंड जीरो पे भी इसके परिवर्तन देखने को मिले हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है। तो एक बात ये हो गई। ठीक इसी तरह से जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर की जो हम बात करते हैं, वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार ने अपने पिछले टर्म में इसको लेकर के आए, इसको रोल आउट किया और इस तमाम विरोध के बावजूद इसको लाया गया और देखा कि सफलतापूर्वक किस प्रकार इसका क्रियान्वयन हो सकता है, उस पर सतत कार्य कर रहे हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल बनाई गई। इस तरह से कई प्रयास हुए, कई स्तरों पर प्रयास हुए और केवल केंद्रीय स्तर पर हुए ऐसा नहीं है, राज्यों का पूरा सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और उसी सहयोग की वजह से जीएसटी सफलतापूर्वक यहाँ पर आ सका और 17 अन्य छोटे बड़े जो टैक्स थे वो अब समाप्त हो गए। उसकी जगह केवल एक टैक्स, एक देश एक टैक्स का जो नियम है वह लागू हो सका। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार संघीय ढांचे में कार्य होता है और किसी भी नीतिगत निर्णय को लेने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें आपस में किस तरह से समन्वित रूप से प्रयास करते हैं और उसका क्या लाभ होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो कई टेलीकॉम कंपनीज का टेलीकॉम सेक्टर में जो हाल ही में परिवर्तन हमने देखे, तो वह भी एक उत्तम उदाहरण हो सकता है इसको समझने का। ठीक इसी तरह से कुछ वर्षों पहले, लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है यद्यपि ये, टाटा मोटर्स का जो प्लांट वेस्ट बंगाल में लगना था, पश्चिम बंगाल में इसका प्लांट एस्टेब्लिश होना था टाटा मोटर्स का, लेकिन किन्हीं कारणों से, नीतिगत, सामाजिक, आर्थिक कारणों से, तमाम विरोधों के कारण वह प्लांट वहां सेटअप नहीं हो पाया। इसका नुकसान राज्य को हुआ, आर्थिक रूप से राज्य को नुकसान हुआ और अंततोगत्वा वह प्लांट गुजरात में एस्टेब्लिश हुआ। इससे हम समझ सकते हैं कि राज्यों का अपना जो लेजिस्लेचर है, उसकी जो जुडिशियरी है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव है, किस तरह से वे कार्य कर रही है और कितना सुचारू रूप से अपने कार्यों को कर रही है जिससे कि उसका हर सर्वांगीण विकास हो सके। तो मूल रूप से इस तरह के उदाहरण हमें बताते हैं कि ये ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। जब इस तरह का ज्ञान व्यवसाय प्रशासन के छात्र रखते हैं तो अपने जो पेस्टल से संबंधित या स्टीप-लेडिक फ्रेमवर्क से संबंधित अलग-अलग फैक्टर्स से एसोसिएटेड जो रिस्क है उसका वे पूर्व में विश्लेषण कर सकते हैं और उसके लिए स्वयं को या स्वयं के व्यवसाय को तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से एफडीआई रूल्स है। इस तरह से अन्य उदाहरण हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये स्टेट और सेंटर के रिलेशन को और उसके पीछे जो विधायिका कार्य कर रही है, जो विधान कार्य कर रहा है, जो कानून कार्य कर रहा है, उसको समझना क्यों आवश्यक है। अब इसके बिजनेस इम्प्लीकेशन या व्यावसायिक निहितार्थ, पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट के समझने का प्रयास करें तो जब हम इनकी समझ विकसित करते हैं तो हमारे जो निर्णय होते हैं वे इन्फॉर्म्ड होते हैं, बेहतर निर्णय होते हैं और ऐसे निर्णय होते हैं जिनमें असफल होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर या बहुत कम होती है। ठीक इसी तरह से जहां पर कंप्लायंस सेंट्रिसिटी हो वहां पर हम कंप्लायंस के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। ठीक इसी तरह से अपने व्यवसायिक व्यवहार को समायोजित करते हैं जब किन्हीं फैक्टर्स को बदल पाना व्यवसाय के लिए संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हमने जीएसटी की बात की थी, तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद बिजनेस के जो व्यवसाय थे उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विकल्प शून्यता की उस स्थिति में जीएसटी को अपनाना उनके लिए एक विवशता थी क्योंकि यह नीतिगत निर्णय था। तो यहाँ पर व्यवसायों ने अपने आप को उसके लिए तैयार किया, एडजस्ट किया, समायोजन किया और अब धीरे-धीरे लगभग चाहे नीतिगत स्तर पर हो, व्यवहारिक स्तर पर हो, सभी कुछ पटरी पर आया हुआ सा दिखता है। ठीक इसी तरह से जो किसी राज्य के, देश के जो भी लॉज है, कानून है, लॉ ऑफ लैंड जिसको कहा जाता है, उनका ज्ञान होने से व्यवसाय अपने सफलता को सुनिश्चित करते हैं और जो संभावित जोखिम है उसको कम करते हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि क्या बिजनेस इम्प्लीकेशंस पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट के हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।